हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर क्लास। तो आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लास्ट लेक्चर पे लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर पर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग चैप्टर। लास्ट क्लास पे मैंने आपको ऑक्सिन मोना के बालों की कहानी से बताया था और जिब्रेलिन बी गुड स्टूडेंट मालतीदास अप्लाइड फॉर बीएससी इन जनरल लाइफ साइंसेस ट्रिक से बताया था। आई होप ये दोनों आपने एकदम पक्के कर लिए हैं। बेटा हॉर्मोन्स आपको 3-4 दिन तक 5 दिन तक एवरी डे रिवाइज करने हैं, तब ब्रेन में सेट होंगे। नंबर 1। नंबर 2, मेरा कोई भी नादान परिंदा ये नहीं सोचेगा कि इसे छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं हो रहा। बेटा इस पे क्वेश्चंस आते हैं और इस पे ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे छोड़ते हैं या गलत कर देते हैं। तो अगर आपने इसे करेक्ट कर दिया तो आपको मेजर बेनिफिट मिलेगा कंपटीशन के अंदर, नीट के अंदर। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारनी, नेगेटिव नहीं होना, डाउन नहीं होना। लर्न करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ भी रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ट्रिक्स है हमारे पास, 4-5-6 दिन तक रोज रिवाइज करेंगे, कैसे याद नहीं रहेगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। आइए एक बार इसे थोड़ा ठीक से लिख देती हूं मैं। 4 चलो करें शुरू। नाउ लास्ट क्लास में हमने ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड पढ़ा था और आज हम बचे हुए तीनों हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, अब हमें पता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों प्रमोटरी हार्मोन्स थे। सो दिस इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। Plant growth promoter like auxin and gibberellin promoter। अब बहुत इजी है बेटा, ये बहुत इजी है। देखो नाम ही है साइटोकाइनिन, मतलब साइटो यानी सेल का डिवीजन करवाएगा। ये ऑक्सिन भी करवाता है, जिब्रेलिन भी करवाता है, ये भी करवाता है। ये वहां मिलेगा जहां पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है अकर्स इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। तो जहां पर भी फटाफट फटाफट सेल डिवीजन करवाना है वहां पर साइटोकाइनिन बनेगा। ऑक्सिन भी बनता था, ऑक्सिन का भी मोना के बाल लंबे थे, सेल डिवीजन में रोल था, बिल्कुल था, रैपिड सेल डिवीजन। अब ये कहां होता है? फॉर एग्जाम्पल बेटा रूट की टिप पर होगा, वहां से ऑक्सिन भी निकलता है, साइटोकाइनिन भी निकलता है। जो यंग डेवलपिंग बड्स हैं, यंग डेवलपिंग बड्स, आपको याद है बेटा अपाइकल बड से क्या निकलता था? ऑक्सिन। तभी तो वो लेटरल बड्स को ग्रो नहीं करने देता था। लेटरल बड से साइटोकाइनिन निकलेगा। मैं आज पढ़ाऊंगी आपको, अभी पढ़ाऊंगी। तो रूट अपेक्स हो गया, यंग डेवलपिंग बड्स हो गई, इवन जो यंग फ्रूट्स हैं, जो भी यंग पार्ट है उसे अभी ग्रो करना है, और ग्रो करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उस पर सेल डिवीजन हो, सेल का नंबर इंक्रीज होगा तभी तो ग्रोथ होगी। चलिए अब ये कहां यूज होता है स्टूडेंट्स? जब आप बायोटेक्नोलॉजी में बॉटनी वाला पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी, जो पहले का अलग चैप्टर था, स्ट्रैटेजीज चैप्टर, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर या मॉर्फोजेनेसिस, अभी समझाती हूं। मॉर्फोजेनेसिस बेटा होता क्या है, बड़ा ध्यान से समझो। सपोज करो मुझे एक लीफ से पूरा नया पेड़ बनाना है, कार्बन कॉपी पेड़, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैं पढ़ाऊंगी उसमें क्या करते हैं, लीफ ली। पहले हम लीफ के अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं। तो लीफ का जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट पैरेन्काइमा, जो डिवाइड नहीं हो रहा, वो मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा। उसे कैलस बोलते हैं बेटा, ये मैं वहां पढ़ाऊंगी। कैलस बन जाएगा। कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, वो मेरिस्टेमेटिक बन गया ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके। अब मैं क्या करूंगी, ऑक्सिन का रेशियो इंक्रीज कर दूंगी, ऑक्सिन का रेशियो इंक्रीज कर दूंगी। साइटोकाइनिन है बट ऑक्सिन एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी,
तो ऑक्सिन के कारण रूट्स बनने लग जाएंगी, यही सेल्स डिवाइड कर करके रूट्स में डिफरेंशिएट होंगे, स्पेशलाइज होंगे, रूट फॉर्म हो जाएगी। और अब मैं ऑक्सिन के कंपैरिजन में बहुत सारा साइटोकाइनिन ऐड कर दूंगी, साइटोकाइनिन मोर देन ऑक्सिन। ये साइटोकाइनिन के कारण शूट फॉर्म होगी, ब्रांचेस फॉर्म होंगी, लीव्स फॉर्म होगी, यानी पूरी शूट फॉर्म होगी। ये हम पढ़ेंगे जब हम बायोटेक का एक पार्ट, जो पहले एक्चुअली ये सब कुछ एक अलग चैप्टर में था, स्ट्रैटेजीज, पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया, बट उसका एक पार्ट बायोटेक में रखा गया है। तो यानी कि अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वल होते हैं तो कैलस बनता है, अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक बन गया, ऐसा समझो। और ऑक्सिन ज्यादा हो गया तो रूट, हमने पढ़ा भी था, मोना के बाल, यानी ऑक्सिन रूटिंग हार्मोन है। और साइटोकाइनिन ज्यादा हो गया तो शूट। दोनों देने जरूरी है, पर रेशियो के अकॉर्डिंग कैलस, रूट और शूट बनती है। यानी इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। एक टिश्यू से, एक लीफ से मैंने पूरा नया पेड़ बना लिया, कार्बन कॉपी पेड़ बनता है। बेटा मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, आप एक्सटर्नल ऑर्गन्स, रूट, शूट, वो सब बना रहे हो, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब रूट शूट फॉर्मेशन, रूट शूट फॉर्मेशन। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों की जरूरत है, रूट बनाने में भी, शूट बनाने में भी। ठीक है बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही मत सोचना कि मैं यूं ही पढ़ा रही हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो साइटोकाइनिन वहां चाहिए जहां पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे रूट अपेक्स, डेवलपिंग बड्स, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा। और दूसरा टिश्यू कल्चर, रूट शूट फॉर्मेशन में ऑक्सिन साइटोकाइनिन दोनों चाहिए। नाउ सोच के बताओ कि साइटोकाइनिन डीले करेगा सेनेसेंस को या जल्दी बुढ़ापा लाएगा? सोचो भाई, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब प्रमोटरी हार्मोन्स है, और अगर प्रमोटरी हैं तो ये एजिंग को स्लो डाउन करेंगे, यानी डीले सेनेसेंस। याद है जिब्रेलिन में हमने पढ़ा था कि इसीलिए फ्रूट्स कैन बी केप्ट ऑन ट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू एक्सटेंड इट्स मार्केट पीरियड। यहां ये कैसे बुढ़ापा करता है? डीले बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। क्या मतलब है इस लाइन का? एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस है, बड़ा सिंपल सा मतलब है। भाई मान लीजिए कि ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये थोड़ी एज हो रही है इसकी, मैं चाहती हूं अभी ये बूढ़ी ना हो, तो ये जो साइटोकाइनिन है ये यहां पे फ्लोएम के थ्रू न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देगा। न्यूट्रिएंट्स बेटा पोषक तत्व, पोषण, खाना पहुंचा देगा। और जब खाना मिलेगा तो वो एकदम से बूढ़ी नहीं होगी, उसे थोड़ा और यंग रहने में हेल्प मिलेगी। चलिए आइए इतना पॉइंट्स को नोट करिए, और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आइए इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो अपाइकल बड होती है, अपाइकल बड यानी टिप पर जो बड होती है, यहां से ऑक्सिन रिलीज होता है, ऑक्सिन। और ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस शो करता है, यानी इस अपाइकल बड से जब ऑक्सिन रिलीज होगा तो वो ऑक्सिन लेटरल बड्स को ग्रो नहीं करने देगा, केवल अपाइकल बड की ग्रोथ होगी। अब यहां पर ये लेटरल बड्स होंगी एक्सिल वाले एरिया में। अब बड़ा ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, या तो हम डीकैपिटेशन करते थे तो ऑक्सिन का इफेक्ट खत्म होता था और फिर लेटरल बड्स ग्रो करती थी, टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग में यूज करते हैं। बट नॉर्मली भी तो प्लांट्स में ब्रांचिंग होती है, लीव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो सब कैसे होता है? एक्चुअली जब पेड़ को लंबा होना है तो ऑक्सिन मोर प्रोड्यूस होता है, लेटरल बड्स इनहिबिटेड होती हैं। बट जब भी, व्हेनेवर लेटरल बड्स को ग्रो करना है तो साइटोकाइनिन इन लेटरल बड्स से ब्रांच बनवाएगा, उस ब्रांच पर न्यू न्यू लीव्स बनवाएगा, उन लीव्स के अंदर इवन जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी यही बनवाएगा। यानी ऑक्सिन डट कर खड़ा होता है, ऑक्सिन की जो दादागिरी है उसके सामने डटकर खड़ा होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऑक्सिन के अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपाइकल डोमिनेंस बाय ऑक्सिन
apical dominance by auxin is overcome by cytokinin. प्लांट के अंदर जब ऑक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो अपाइकल डोमिनेंस होगा, पेड़ लंबा होगा पर ब्रांचिंग न्यू लीव्स नहीं बनेंगी, और जब साइटोकाइनिन रिलीज होगा तो लेटरल बड्स की ग्रो होगी। डीकैपिटेशन नहीं कर रहे हैं बेटा, एक नेचुरल बात कर रहे हैं, यानी इट इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। ऑक्सिन का ऑपोजिट काम कर रहा है, और ये फेवरेट क्वेश्चंस है, फेवरेट क्वेश्चंस, यानी प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। तो ऑक्सिन लेटरल बड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और साइटोकाइनिन लेटरल बड्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो लेटरल बड्स हैं, डेवलपिंग लेटरल बड्स, वहां पर साइटोकाइनिन विल बी प्रोड्यूस्ड मोर और वो उनमें डिवीजन करवाएगा। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि ये लेटरल शूट बनवाएगा। हाँ तो ठीक है ना, लेटरल शूट मतलब लेटरल ब्रांचेस, या इसी को हम बोल सकते हैं एडवेंटिशियस शूट। जो लेटरल शूट्स हैं, एडवेंटिशियस शूट्स हैं, वो बेटा यही फॉर्म करवाएगा इनकी ग्रोथ, और उन पर फिर न्यू लीव्स बनेंगी तो वो भी ये बनवाएगा। और उन लीव्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट भी यही करवाता है, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन इन लीव्स। तो कितना इजी है भाई, अगर ये अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा, लेटरल बड्स की ग्रोथ करेगा, तो लेटरल शूट या एडवेंटिशियस शूट्स ग्रो होंगी, उन पर लीव्स बनेंगी, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनेंगे। मुझे बताओ इसमें कहां दिक्कत है? अगर हमने समझ लिया तो बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक हो गया हमारे लिए। बस हो गया, इतना ही है साइटोकाइनिन। चलो, अगर आपको हेल्प करे तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं बेटा, ये तो मालती जी लग गई हैं गलती से। तो सीएम चीफ मिनिस्टर पीएन मिश्रा दिल्ली से उड़ीसा आते हैं मंगलवार, शनिवार, ट्यूसडे और सैटरडे। तो सेल डिवीजन एंड मॉर्फोजेनेसिस डीले करता है, डेली मतलब डीले करता है सेनेसेंस को बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। पीएन मिश्रा। उड़ीसा यानी ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस यानी प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ। टिश्यू कल्चर या मॉर्फोजेनेसिस एक ही बात है, शूट की ग्रोथ कराएगा, उस पे न्यू लीव्स बनेंगी, क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, लेटरल शूट, एडवेंटिशियस शूट। अगर आपको हेल्प करे बेटा तो इसी से लर्न करना, याद करना, नोट करना, अदरवाइज कोई बात नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना, बट याद करना है। इसका बायो एसे टेस्ट थैंक गॉड हमें नहीं पढ़ना है। आइए अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, साइटोकाइनिन देखते हैं। साइटोकाइनिन की ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, यहां तक लेक्चर नंबर 2 में, जहां हमने डिस्कवरी की बात की थी। रैपिड सेल डिवीजन जहां होना है, रूट टिप, डेवलपिंग बड्स, यंग फ्रूट्स, वहां पर ये न्यू लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट, एडवेंटिशियस शूट, उन सब की ग्रोथ करवाएगा। ओवरकम करेगा अपाइकल डोमिनेंस को, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करेगा, डिले ऑफ सेनेसेंस करेगा, पर्टिकुलरली बेटा लीव्स का डिले, तो मैं यहां लिख देती हूं लीव्स डी सेनेसेंस। फोटो तो मैंने सही बनाया है। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अंदर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया, यहां नहीं दिया, पर स्ट्रैटेजीज चैप्टर में दिया था, और अब हम बायोटेक के अंदर उसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगी ये पार्ट, यहां नहीं दिया इस चैप्टर में, बट एनसीईआरटी में दिया है, हमें पढ़ना। चलिए आइए, तो यहां पर हमने साइटोकाइनिन कंप्लीट कर लिया। अब आइए बेटा नेक्स्ट हेडिंग एब्सिसिक एसिड डालिए। आप कहोगे मैम एब्सिसिक एसिड, इथिलीन नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगी, पहले इजी वाला पढ़ा देती हूँ। पहले 3 मैंने आपको पढ़ा दिए प्रमोटरी, अब एक इनहिबिटरी पढ़ाऊंगी, फिर जो दोनों हैं उसे पढ़ेंगे। तो प्लीज हेडिंग डालिएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। चलो लिखें, बिल्कुल मजे आ रहे हैं? चलो आ जाओ बेटा, अब अपन लिखते हैं एब्सिसिक एसिड, और वो भी बहुत इजी है।
एब्सिसिक एसिड, ए बी हम लिख देते हैं शॉर्ट में। अब ये ओनली ऐसा ग्रोथ हार्मोन है जो इनहिबिटरी है, तो इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अभी तक तीनों प्रमोटर थे बेटा, इसे प्लांट मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसे स्लो डाउन करेगा। प्लांट मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर, बेसिकली इनहिबिटर है, हम ये कहना चाह रहे हैं। इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर बोलो, मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर बोलो, सब एक ही बात है। नाम ही है एब्सिसिक एसिड, यानी ये भी एसिडिक है। जिब्रेलिक एसिड भी एसिडिक था, ये भी एसिडिक है, एसिडिक। इसके मेन दो काम है, मेन। एक डॉर्मेंसी कराना, डॉर्मेंट मतलब मान लीजिए बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, नॉर्मली आप जैसे पानी दोगे सीड को, जिब्रेलिक एसिड रिलीज होगा और वो सीड का जर्मिनेशन कराएगा। बट अगर सीड जर्मिनेट हुई, रूट शूट बनी, बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, खाने की कमी है, बहुत तेज गर्मी है, धूप है, वो मर जाएगा पेड़। मैं नहीं चाहती कि अभी जर्मिनेशन हो, मैं चाहती हूँ अभी सीड चुपचाप सोई पड़ी रहे, एम्ब्रियो की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, अभी कोई जर्मिनेशन ना हो, तो वहां पर एब्सिसिक एसिड प्लांट निकालने लग जाता है। यानी इसका मेन काम जो है, एक तो है डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी, एंड नाम ही एब्सिसिक, यानी जब लीफ को, फ्रूट को फॉल होना है, गिरना है, झड़ना है, तो यही काम करेगा, एब्सिजन। एब्सिजन एंड डॉर्मेंसी, ये दो इसके मेन हैं, दोनों में ही इनहिबिटरी एक्टिविटी हो रही है। लिख लो जल्दी से, फिर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे। करें, चलिए। तो सबसे पहले ये किस किस का एब्सिजन करेगा? एब्सिजन ऑफ, एब्सिजन ऑफ भाई, एक तो पत्तियों को झड़के गिरना है, लीव्स, और जो फ्रूट्स एकदम राइपन हो गए उन्हें गिराना है, तो फ्रूट्स, तो लीव्स एंड फ्रूट्स का एब्सिजन। नाउ नंबर 2, ये सीड को डॉर्मेंट करेगा, यानी जर्मिनेशन को रोकेगा, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। बेटा क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये जिब्रेलिक एसिड के ऑपोजिट काम कर रहा है? जिब्रेलिक एसिड जो था वो जर्मिनेशन प्रमोट करता है, जी से जिब्रेलिक एसिड, जी से जर्मिनेशन, आप समझ गए हैं, ये उसका उल्टा है, एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। बेटा इसे एंटी जिब्रेलिक एसिड हार्मोन भी कहते हैं, एंटी जिब्रेलिक एसिड, एंटी जिब्रेलिक एसिड। इसे डॉर्मिन भी कहते हैं, डॉर्मिन, डॉर्मिन, क्योंकि ये डॉर्मेंसी करवा रहा है, यानी जर्मिनेशन नहीं होने दे रहा है। अब ये क्यों नहीं होने दे रहा जर्मिनेशन? ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उसे वो पेड़, उसे वो सीड झेल सके, टू विथस्टैंड, टू विथस्टैंड। सबसे कॉमनली बाहर पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन, डेसिकेशन एंड अदर जो भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उससे लड़ने के लिए एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा ताकि सीड जर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है, जो भी पेड़ की ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं, उन्हें विथ स्टैंड करने के लिए, टू विथ स्टैंड डेसिकेशन एंड अनफेवरेबल फैक्टर्स। तो बिल्कुल ईजी है बेटा, एक तो एब्सिजन करवाएगा और दूसरा सीड के जर्मिनेशन को रोकेगा, इसीलिए एंटी जिब्रेलिक एसिड बोलेंगे या एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड बोलेंगे, यानी डॉर्मेंसी इंड्यूस कर रहा है तो डॉर्मिन बोलेंगे। ये बुढ़ापा लाएगा, इनहिबिटरी है ना, तो ये प्रमोट करेगा सेनेसेंस को। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस, बट दिस विल प्रमोट सेनेसेंस। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब बेटा जब भी कोई स्ट्रेस है, पेड़ में कोई चोट लग गई है, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी, अभी हम नहीं चाहते ज्यादा ग्रोथ हो, जहां चोट लगी है मैं नहीं चाहती वहां पर वर्क हो, हीलिंग होने दो पहले,
तो एब्सिसिक एसिड ही रिलीज होता है। सो ये स्ट्रेस को रिलीज करेगा, इसे बेटा स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। सो हेल्प्स टू रेजिस्ट स्ट्रेस, हेल्प्स टू रेजिस्ट स्ट्रेस। कभी भी कोई भी स्ट्रेस है, देखो यार अपने को भी कभी भी कोई भी स्ट्रेस होता है तो अपन सब छोड़ छाड़ देते हैं और कमरे में जाके बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव करते हैं, फिर नई एनर्जी के साथ बाहर आते हैं। ऐसे ही प्लांट में कोई भी स्ट्रेस हो गया, वो कोई भी स्ट्रेस हो सकता है बेटा, कोई चोट लग जाए, वूंड हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, सर्दी है, गर्मी है, बेटर है चुप करके बैठ जाओ उस समय पर, और इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तभी तो रिकवरी होगी बॉडी की। स्ट्रेस हार्मोन, हम रात को यही तो करते हैं, हम रात को सो जाते हैं, डॉर्मेंट, शांत हो जाती है एक्टिविटी, अगर अच्छी नींद आ गई तो फ्रेश उठते हैं, तो ये स्ट्रेस को रेजिस्ट करवाएगा, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसे, डॉर्मिन भी कहते हैं, एंटी जिब्रेलिक भी कहते हैं। मेन इसका काम ही डॉर्मेंसी करना, एब्सिजन करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। ठीक है, नाउ अगर पानी का स्ट्रेस हो गया तो बेटा, अगर पानी का स्ट्रेस हो गया तो बड़ा सिंपल है भाई, बहुत इजी है। इफ वाटर स्ट्रेस, आपको मालूम है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, वो गार्ड सेल से कंट्रोल्ड होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, ये गार्ड सेल्स हैं। स्टोमेटा के थ्रू वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मैं नहीं चाहती कि वाटर का लॉस हो, क्योंकि ऑलरेडी पानी कम है, स्ट्रेस है बेटा, उस समय एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा, और एब्सिसिक एसिड जो है इट विल क्लोज स्टोमेटा, इट क्लोजेज स्टोमेटा, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब, जिसे नहीं पता हो लिख लेना, वाटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और इसीलिए इसे एंटी ट्रांसपायरेंट हार्मोन भी कहते हैं। ये ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगा, एंटी ट्रांसपायरेंट हार्मोन। वाटर की ऑलरेडी स्ट्रेस है, पानी ऑलरेडी कम है, हम नहीं चाहते और पानी का लॉस हो, तो एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा, ये स्टोमेटा को क्लोज करेगा ताकि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाए। बेटा कैसे करता है ये स्टोमेटा को, एक्चुअली पोटेशियम आयंस बाहर निकलते हैं, सॉलिड पोटेशियम आयन, तो उसके पीछे पीछे पानी भी बाहर निकलता है, और जब पानी बाहर निकलेगा तो आप जानते हैं जो गार्ड सेल्स हैं वो पिचक जाएंगे, मैंने पढ़ाया था, फ्लैसिड, और जब गार्ड सेल पिचक जाएंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जब वाटर अंदर एंटर करता है, गार्ड सेल फूलते हैं, टर्जिड होते हैं, तो स्टोमेटा ओपन होता है। तो जब भी वाटर का लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम गार्ड सेल, तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ये जो पोटेशियम इफ्लक्स वाली बात है ना स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ते थे जब ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स चैप्टर था, बट अभी 2 साल से वो डिलीट हो गया है। उसमें हम पढ़ते थे कि एक्चुअली पहले पोटेशियम आयंस बाहर आते हैं, उस पोटेशियम आयन के बाहर आने के कारण से पीछे पीछे पानी भी बाहर आता है, और फिर गार्ड सेल्स फ्लैसिड पिचकते हैं, श्रिंक होते हैं, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, है ना, फ्लैसिड मतलब श्रिंक। चलिए आइए तो एब्सिसिक एसिड के सभी रोल्स को एक बार हम एक ट्रिक से और एनसीईआरटी दोनों से देख लेते हैं। आइए एक बार एब्सिसिक एसिड निकालिए, इथिलीन के बाद आएगा बेटा, इथिलीन के बाद। एब्सिसिक एसिड का मेन रोल है डॉर्मेंसी में, एब्सिजन में एंड स्ट्रेस को झेलने में। जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर या मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर है, सीड जर्मिनेशन को स्टॉप करेगा, क्लोज करेगा स्टोमेटा को, इंक्रीज करेगा टॉलरेंस टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में, डॉर्मेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल है। डॉर्मेंसी इंड्यूस कर ये हेल्प करता है सीड को टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, यानी ये एंटागोनिस्टिक है टू जिब्रेलिक एसिड। ये सब अब हमें नहीं पढ़ना है।
हॉर्मोन्स जो हैं वो कुछ मिलकर काम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं और कुछ मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री या सिनर्जिस्टिक काम कर रहे हैं और कुछ एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। जैसे हमने देखा जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड ऑपोजिट काम कर रहे हैं। जिब्रेलिक एसिड जी से जर्मिनेशन ऑफ सीड करवाता है। एब्सिसिक एसिड ऑपोजिट उसको डॉर्मेंट करेगा, जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस इंड्यूस करता है, साइटोकाइनिन उसको ओवरकम करेगा। तो ये एंटागोनिस्टिक है। कहीं पर कोई काम अकेला कर रहा है, जैसे अपाइकल डोमिनेंस इज द फंक्शन ऑफ ओनली ऑक्सिन। माल्टिंग प्रोसेस, बोल्टिंग, ये जिब्रेलिक एसिड के रोल्स हैं। हालांकि इथिलीन भी करेगा, अभी हम देखेंगे। साथ मिलकर भी काम करते हैं, जैसे डीले सेनेसेंस या सेल डिविजन इंड्यूस करना, ये ऑक्सिन भी कर रहा है, जिब्रेलिन भी कर रहा है, साइटोकाइनिन भी कर रहा है। तो कहीं पर एंटागोनिस्टिक है, कहीं सिनर्जिस्टिक कॉम्प्लीमेंट्री है, कहीं इंडिविजुअल रोल्स हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी, 3 टॉपिक्स हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में हैं बट न्यू एनसीईआरटी से भी डिलीट है और नीट के सिलेबस से भी डिलीट है। नीट का सिलेबस यहीं खत्म हो जाएगा। अब आइए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूं, अगर हेल्प करे, और फिर हम बात करेंगे इथिलीन की। इथिलीन बड़ा मजेदार होगा। एक कॉलेज है, वहां पर एक रिजर्वॉयर डेंटल कॉलेज में खुला रहता है। प्रिंसिपल को लगा कहीं कोई गिर नहीं जाए। फिर तभी पता चला कि एक बहुत ही अच्छे बीडीएस स्टूडेंट ने उस रिजर्वॉयर को क्लोज कर दिया। सो प्लीज सी, अ बीडीएस स्टूडेंट क्लोज द रिजर्वॉयर। प्लीज सी यानी इट विल प्रमोट सेनेसेंस। ए से एब्सिजन, फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स सबका। बड डॉर्मेंसी या सीड डॉर्मेंसी को करवाएगा, तो डॉर्मिन है या एंटी जिब्रेलिक एसिड है। स्टोमेटा को क्लोज करेगा यानी ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करवाएगा और रेजिस्ट करेगा स्ट्रेस को, तो इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अगर हेल्प करे तो आप लिखना, वरना वैसे ही याद कर लेना, कोई बात नहीं। इतना अच्छे से देखो, सारे फंक्शंस एक बार अच्छे से देखो। चारों हार्मोन्स अभी के अभी फिर से रिवाइज करो। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिक एसिड अभी रिवाइज करो। फिर हम पढ़ेंगे 5वां इथिलीन, और मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि इथिलीन के कुछ फंक्शन जिब्रेलिन जैसे हैं, कुछ फंक्शन ऑक्सिन जैसे हैं, कुछ फंक्शन एब्सिसिक एसिड जैसे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी, अभी रिवाइज करिए। ऑलराइट स्टूडेंट, सबने रिवाइज कर लिया? चलिए अब आइए हम बात करते हैं इथिलीन गैसियस हार्मोन की। हेडिंग डालिए, इथिलीन। इथिलीन हमें पता है एक सिंपल गैसियस हार्मोन है। CH2 चलो ये तो आपको पता ही है, आप तो मैथ्स के चैंपियन हो, केमिस्ट्री के चैंपियन हो। सिंपल गैसियस हार्मोन है, इसकी डिस्कवरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने ये भी बात की थी कि ये बोथ इनिबिटरी एंड प्रमोटरी रोल है इसके। अब हम इसके रोल्स पढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक न्यू पेज ले लो जहां मैं पूरी ट्रिक के साथ ही लिखवाऊंगी, और एक और पेज पर मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स लिखवाऊंगी। 2 पेज अपन लेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लिखती हूं इसका डियर का डी। बेटा ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। मतलब मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन है, एब्सिसिक एसिड रिलीज हुआ, सीड या बड डॉर्मेंट हो गई। अब फेवरेबल कंडीशंस आ गई, रिटर्न हो गई। या तो जिब्रेलिक एसिड रिलीज होता है या इथिलीन भी रिलीज हो सकता है। इथिलीन कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में ही जर्मिनेशन करवाएगा, डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा। जिब्रेलिक एसिड जनरल है, जनरल बात करेंगे, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन। बट जैसे पीनट, मूंगफली के अंदर, आलू की जो अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो ट्यूबर के अंदर, या कुछ और बड्स और सीड्स हैं, उनके अंदर डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा। तो इसका फर्स्ट रोल है डी से डॉर्मेंसी ब्रेकर। डॉर्मेंसी ब्रेकर कहां कहां क्या क्या करेगा लिखते हैं। सबसे पहले पीनट सीड का जर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, मूंगफली की सीड में जर्मिनेशन इथिलीन का रोल है। देन आलू का जो अंडरग्राउंड स्टेम है यानी पोटैटो ट्यूबर, उसकी भी जो स्प्राउटिंग होती है, जर्मिनेशन होता है, उसमें इसका रोल है।
यानी ये सीड एंड बड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, यानी इस हिसाब से ये कौन से हार्मोन के साथ मैच करता है बताइए, सोचिए। ब्रेक करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी को, पोटैटो ट्यूबर और पीनट सीड की स्प्राउटिंग में भी रोल है। यानी अगर आप गौर से देखें तो ये एक्शन इसका जिब्रेलिक एसिड की तरह है, जर्मिनेशन लाइक जिब्रेलिक एसिड। चलिए अब हम आते हैं सेकंड ई। बेटा ये क्या करता है, बड़ा ध्यान से समझो। जो गहरे पानी में चावल के पेड़ हैं, अब वो पानी के अंदर है, मैं चाहती हूं कि उसकी लीव्स बाहर आ जाए ताकि बढ़िया गैस एक्सचेंज वगैरह हो, या पॉलिनेशन करना है, मान लीजिए हम फ्लावर चाहते हैं बाहर आ जाए, तो इथिलीन का जब स्प्रे करेंगे तो उसकी स्टेम लॉन्ग हो जाएगी, और अगर लीफ आप बाहर चाहते हो तो लीफ की डंडी पीटियोल लंबा हो जाएगा, ताकि वो स्टेम लीफ अबव द वाटर आ जाए, ताकि अच्छे से ट्रांसपिरेशन, गैस एक्सचेंज, पॉलिनेशन वो सब हो सके। बेटा स्टेम लंबी हो रही है, पीटियोल लंबा हो रहा है, ये किसके जैसा लग रहा है? जिब्रेलिक एसिड भी तो स्टेम लंबा करता है। बोल्टिंग, रोजेट हैबिट प्लांट्स, कैबेज, बीट के अंदर, शुगर केन के अंदर, ग्रेप्स की स्टॉक की लेंथ इंक्रीज करता था, एप्पल का शेप इंप्रोवाइज करता था। यानी ये भी जिब्रेलिक एसिड की तरह इसका एक फंक्शन है। आइए इस बात को लिखते हैं, इलोंगेट इंटरनोड और पीटियोल। ई से है इलोंगेट इंटरनोड और पीटियोल इन डीप वाटर राइस प्लांट। डीप वाटर में जो राइस के प्लांट है उसके अंदर ऐसा करता है। डीप वाटर राइस प्लांट के अंदर इलोंगेट करता है इंटरनोड को या पीटियोल को। अब इस एक पेज को पूरा छोड़ दीजिए और एक नेक्स्ट पेज ले लीजिए जहां पर हम इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे। लिखिए, एक बार फिर से लिखिए, नेक्स्ट पेज पे लिखो, इलोंगेट इंटरनोड। इंटरनोड इलोंगेट होगा तो स्टेम लंबी हो जाएगी, और पीटियोल इलोंगेट होगा तो लीफ का लैमिना बाहर आ जाएगा। और ऐसा ये करता है इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। लिख लो बेटा एक बार, क्योंकि अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, केवल रटना नहीं है। ट्रिक तो तब काम आएगी जब पहले एक बार हमने समझा हुआ है। चलिए आइए हम समझते हैं। देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है, ये पेड़ था, आपने जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करा, इंटरनोड लॉन्ग हो गए तो शूट यानी स्टेम अबव द वाटर आ गई। या मान लीजिए अगर पीटियोल लंबा हो गया, पीटियोल लॉन्ग हो गया तो लीफ बाहर आ गई। तो जब भी ऐसा होगा तो शूट एंड लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ शूट, भाई शूट के अंदर क्या आता है? स्टेम एंड लीव्स, तो लीव्स हो गई और अदर पार्ट ऑफ शूट मतलब स्टेम हो गई। ये सब कुछ कम्स अबव वाटर। तो जब भी कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत गहरे पानी में है, जैसे राइस प्लांट, तो उसकी शूट और लीव्स अगर आप चाहते हो अबव वाटर आ जाए तो इथिलीन का तब रोल होता है, इथिलीन का रोल होता है। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम इस ट्रिक में आगे बढ़ेंगे। नाउ यानी ये रोल भी थोड़ा थोड़ा बोल्टिंग जैसा है, और बोल्टिंग जिब्रेलिक एसिड करता है, यानी ये भी लाइक जिब्रेलिक एसिड है। अब हम आते हैं ए पे। ए से है बेटा एप्सिजन। एप्सिजन लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, उन्हें गिरवाएगा, झड़वाएगा, फॉल करवाएगा। एप्सिजन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये किसके जैसा रोल है बताओ? एप्सिजन कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड। हाँ, ऑक्सिन में पढ़ा था कि पुराने बाल झड़ेंगे, न्यू हेयर नहीं झड़ेंगे, अर्ली स्टेज में फॉल को प्रिवेंट करेगा, ओल्डर मैच्योर में प्रमोट करेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो एप्सिजन है बेटा, एप्सिजन
ये एब्सिसिक एसिड का रोल है, यानी यहां पर ये इनहिबिटरी रोल प्ले कर रहा है, इन दोनों जगह पर ये प्रमोटरी रोल कर रहा है, डिवीजन करवा रहा है सेल का, तभी तो जर्मिनेशन हो रहा है, डॉर्मेंसी ब्रेक हो रही है, पीटीओ लिंटरनोड लॉन्ग हो रहे हैं। लिख लो। अब इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है बेटा, इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है इसे इन थिनिंग ऑफ, एक बार लिखो मैं अभी समझाती हूं, कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, मजे आ जाएंगे आपको। सुनो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, मान लो एक चेरी का पेड़ है, अब चेरी छोटी छोटी है, चेरी राइप हो गई, मैंने आपको बोला जाओ जाके सारी चेरी तोड़ कर लाओ। या वॉलनट, अखरोट का पेड़ है, छोटे छोटे अखरोट है, मैंने कहा जाओ तोड़ के लाओ। अब आप एक एक अखरोट, एक एक चेरी को तोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप इथिलीन का स्प्रे मारो, एप्सिजन, सारी चेरी, वॉलनट, कॉटन सब गिर गिर जाएगा एक बार में। इसे बोलते हैं थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। नाउ डियर का आर, आर से तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आर से तो हमने पढ़ा है, ये राइपनिंग करता है, फलों को, फ्रूट्स को पकाता है। याद है ऑरेंजेस थे राइप, उसमें से इथिलीन गैस निकली थी, वो बनाना के अंदर घुसी थी, तो बनानास भी जल्दी राइप हो गए थे। पर बेटा ये हर फ्रूट की राइपनिंग नहीं करता, ये ऐसे फ्रूट्स की राइपनिंग करता है जिन्हें राइपन होने के लिए, पकने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इन्हें बोलते हैं क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। इनका जब राइपनिंग का टाइम आता है तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचता है ताकि एटीपी ज्यादा बने, ग्लूकोज ज्यादा टूटे, एटीपी ज्यादा बने, एनर्जी ज्यादा लगे, तब जाकर इनका जो है राइपनिंग होती है। तो आइए इस बात को हम लिख लेते हैं, राइपनिंग ऑफ क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स, क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, टाटा से याद रख लेना, टोमेटो एंड एप्पल, टाटा, टोमेटो एंड एप्पल। एनसीईआरटी में ये दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा, राइपनिंग ऑफ क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। चलो आओ इसके बारे में थोड़ा सा और लिखते हैं। नेक्स्ट पेज ले लीजिए, राइपनिंग ऑफ क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। इथिलीन के रोल्स याद करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को, इसीलिए हम मस्त तरीके से एक ट्रिक से सब कुछ याद कर लेंगे। चलिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं टोमेटो, एप्पल, अभी हमने लिख लिया था, एक बार फिर से लिख लेते हैं। और इथिलीन क्या करता है, इथिलीन जो है वो राइपनिंग के टाइम पर रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा ताकि ज्यादा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो, ज्यादा एटीपी फॉर्म हो, ज्यादा रेस्पिरेशन हो, ज्यादा एनर्जी मिले और राइपनिंग हो। सो इट एनहांसेस रेस्पिरेटरी रेट, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग राइपनिंग। और बेटा जिन फ्रूट्स में राइपनिंग के टाइम पर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है उन्हें ही क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स कहते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में अपने को बिल्कुल भी नहीं जाना है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग राइपनिंग। अब आप गौर से देखो, एक बार लिख लो, चलो लिख लो, मैंने आर से ए लिखा है, यानी एक और काम होता है आर से। सुनो, आर से ही एक और काम होता है, लिखो एक बार, रूट फॉर्मेशन, लिखो लिखो अभी बताती हूं, एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट हेयर फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से समझिएगा, आप कहोगे मैम रूट तो मोना के बाल ऑक्सिन इंड्यूस कराते थे, जब ऑक्सिन मोर देन साइटोकाइनिन होगा, ऑक्सिन उससे रूट बनती है। बेटा एक्चुअली मेन रूट ऑक्सिन बनाता है, पर वो जो छोटी छोटी लेटरल रूट्स होती है ना, उसमें इथिलीन का भी रोल होता है। और फिर वो जो रूट हेयर बनते हैं उसमें भी इथिलीन का रोल होता है।
तो रूट फॉर्मेशन एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, और रूट हेयर से सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। ये बात हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब जगह पढ़ चुके हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट फॉर्मेशन, लेटरल रूट्स एक्चुअली, एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। तो अभी तक हमने डियर पढ़ा, डियर, डियर, DEAR। डी से डॉर्मेंसी ब्रेक होगी, ई से इलोंगेट होगा इंटरनोड पीटियोल डीप वाटर राइस प्लांट्स में, ए से एब्सिजन होगा जिसको यूज करेंगे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, आर से राइपनिंग, एंड आर से रूट फॉर्मेशन, रूट हेयर फॉर्मेशन। सब एक ही बात है। लेकिन कोई मेरा डियर नहीं। डियर कौन? डियर फ्रेंड्स, यानी अब आएगा एफ, डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो मैं कुछ तो एफ से लिखूंगी और कुछ मैं इस एस को यहां ले आऊंगी, तो मैं इस एस से लिखूंगी, एस, एफ एंड एस, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। चलिए लिखें एफ से। अब एस से तो है कि ये भी बुढ़ापा लाता है, प्रमोट सेनेसेंस। बताओ ये किसकी तरह है? प्रमोट सेनेसेंस। बुढ़ापा लाना बेटा इनहिबिटरी एक्टिविटी है, लाइक एब्सिसिक एसिड। जो शुरू के तीन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन, दे डीले सेनेसेंस एंड इट प्रमोट्स सेनेसेंस, प्रमोट सेनेसेंस। ये इनहिबिटरी एक्टिविटी है इसकी, इनहिबिटरी एक्टिविटी है। ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, रूट हेयर फॉर्मेशन। ये थोड़ा थोड़ा ऑक्सिन के जैसा है, हालांकि वहां मेन रूट बनती है या लेटरल रूट्स बनती है। ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ये कोई और नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हो कहीं एब्सिसिक एसिड की तरह है, एब्सिशन कर रहा है, बुढ़ापा ला रहा है, कहीं जिब्रेलिक एसिड की तरह है, जर्मिनेशन करवा रहा है, डॉर्मेंसी ब्रेक कर रहा है, बोल्टिंग कर रहा है, और कहीं इंडिपेंडेंट काम है फ्रूट्स की राइपनिंग का, रूट हेयर फॉर्मेशन का। अब एफ से है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग कहां पढ़ा था बताओ? याद है मोना के बालों में पाइनएप्पल के फ्लावर्स थे, तो मोना ने पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाई थी। बेटा ये मैंगो के अंदर फ्लावरिंग करवाते हैं, ये कुकुम्बर, खीरे के अंदर फीमेल फ्लावर्स बनवाते हैं। बेटा फीमेल फ्लावर, एक्चुअली कुकुम्बर के अंदर मेल फ्लावर सेपरेट है, उसमें पिस्टल कार्पल नहीं है, ओनली स्टेमन है। और फीमेल फ्लावर डिफरेंट है, उसमें कार्पल है, उसमें स्टेमन नहीं है। तो जहां कार्पल है, जो फीमेल फ्लावर है, वहीं पर फ्रूट बनेगा, वहीं ओवरी होगी, वहीं फ्रूट बनेगा। और हम जो खाते हैं बेटा वो फ्रूट खाते हैं खीरे का। तो अगर फीमेल फ्लावर्स मोर बनेंगे तो फ्रूट्स भी मोर बनेंगे, यानी कुकुम्बर की यील्ड भी बढ़ जाएगी। साथ में पाइनएप्पल में भी फ्लावरिंग करवाते हैं, ये ऑक्सिन के जैसा रोल हो गया। तो फ्लावरिंग इन मैंगो, पाइनएप्पल एंड कुकुम्बर, फ्लावरिंग इन मैंगो, पाइनएप्पल एंड कुकुम्बर, फ्लावरिंग इन मैंगो, पाइनएप्पल एंड कुकुम्बर। और पर्टिकुलरली कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर्स बनवाते हैं, और फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट्स बनेंगे, यानी इसकी यील्ड बढ़ेगी, फीमेल फ्लावर्स। ये पाइनएप्पल वाली जो बात है, दिस इज लाइक ऑक्सिन, दिस इज लाइक ऑक्सिन। तो हम देख सकते हैं कहीं ऑक्सिन की तरह फंक्शन है, कहीं एब्सिसिक एसिड की तरह फंक्शन है, कहीं जिब्रेलिक एसिड की तरह फंक्शन है, यानी कहीं पर ये प्रमोटरी है, कहीं पर इनहिबिटरी है। तो डियर फ्रेंड्स हमारी ट्रिक है। आ जाओ इस फ्लावरिंग के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, लिखिए फ्लावरिंग की बात कर लेते हैं। फ्लावरिंग, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावर्स ऑक्सिन का मेन रोल था, ऐसे ही मैंगो के अंदर फ्लावरिंग इथिलीन के कारण होती है। गर्मियों में जब इथिलीन रिलीज होता है उससे आम पकते हैं, फ्लावरिंग होती है, फिर उससे फ्रूटिंग होती है। नाउ कुकुम्बर के बारे में लिख रही हूं, फीमेल फ्लावर्स
और बेटा फीमेल फ्लावर्स के अंदर ही ओवरी है, यानी वही फ्यूचर में फ्रूट्स बनाएगी, हेंस रूट फॉर्मेशन इन कुकुम्बर। और इसीलिए फ्रूट को मार्केट में बेचेंगे तो इंक्रीज यील्ड ऑफ कुकुम्बर, खीरे की फसल बढ़ा देगा, उपज बढ़ा देगा। फीमेल फ्लावर्स बनवाएगा तो फ्रूट बनेगा, तो कुकुम्बर की यील्ड बढ़ जाएगी। बेटा कुकुम्बर मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, ये मोनोइशियस प्लांट होता है बेटा, मैं पढ़ाऊंगी। मतलब ऐसा समझ लो कि एक पेड़ पर फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं और मेल फ्लावर्स भी होते हैं। पर्टिकुलरली इथिलीन जो है वो फीमेल फ्लावर्स का नंबर इंक्रीज करने लग जाएगा, है ना, प्रमोट ऑफ कोर्स, प्रमोट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइनएप्पल में क्या होता है समझो भाई, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग मेन ऑक्सिन कराते हैं, बट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का जो सामंजस्य है, मतलब फ्लावरिंग और फ्लावरिंग के बाद उससे फ्रूट भी बनवाना है, वो इथिलीन का भी रोल है। आप ऐसा समझ लो ऑक्सिन केवल फ्लावरिंग करवाएगा, बट फ्लावर से फ्रूट बनने की जो प्रक्रिया है, उसका सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन बिठाना, वो इसका काम है। तो फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट एनसीईआरटी की लाइंस है बेटा, एज इट इज आनी चाहिए, इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिंक्रोनाइजिंग इन पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल में ओनली फ्लावरिंग पूछेंगे तो ऑक्सिन, बट फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट सिंक्रोनाइजेशन पूछेंगे तो इथिलीन। ठीक है, एक बार नोट कर लो सब लोग। तो ये फंक्शन जिसके हो गए लाइक ऑक्सिन। हो गया। आइए एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालो, एक बार एनसीईआरटी निकालिए, इथिलीन निकालो। इथिलीन एब्सिसिक एसिड के पहले सिंपल गैसियस हार्मोन है, लार्ज अमाउंट्स में बनेगा जहां सिनेसेंस हो रहा है या राइपनिंग हो रही है, क्योंकि बुढ़ापा भी प्रमोट करता है। ये अभी नहीं पढ़ाया, ये देखो सिनेसेंस प्रमोट करेगा लाइक एब्सिसिक एसिड, और एब्सिजन करेगा लाइक एब्सिसिक एसिड लीव्स का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का। बहुत ज्यादा रोल है फ्रूट्स की राइपनिंग में, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा, इन्हें बोलते हैं क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। ब्रेक करेगा सीड एंड बड डॉर्मेंसी को, जर्मिनेशन करवाएगा पीनट सीड के अंदर, स्प्राउटिंग करवाएगा पोटैटो ट्यूबर के अंदर, रैपिडली इलोंगेट करेगा इंटरनोड पीटियोल इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, ताकि लीव्स या अदर पार्ट्स अबव द वाटर आ जाएं। इसके अलावा रूट, लेटरल रूट की ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, ताकि इंक्रीज हो जाए एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, वो भी काम करेगा। तो ये अपना आर वाला पॉइंट हो गया, आर, ये अपना ई वाला पॉइंट हो गया, ये अपना डी वाला पॉइंट हो गया, डॉर्मेंसी ब्रेकिंग वाला पॉइंट हो गया। इसके अलावा इनिशिएट करेगा फ्लावरिंग एंड फ्रूट सिंक्रोनाइजेशन इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग कराएगा मैंगो में, और कहां गया, अरे हाँ, प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर ताकि यील्ड इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा ये फ्रूट की राइपनिंग कराएगा टोमेटो एंड एप्पल में, और एप्सिजन इंक्रीज करेगा फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, लीव्स में, यानी थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट में काम आएगा। वन ऑफ द वाइडली यूज्ड पीजीआर है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इतने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। आइए इस बात को लिख देती हूं, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, सारे ही यूज होते हैं पर ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट, नीचे लिख लो, आप अलग से लिख लो बेटा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। हम देख ही रहे हैं ना, कुकुम्बर में भी काम आ रहा है, खेती में, मैंगो में भी काम आ रहा है, पाइनएप्पल में भी काम आ रहा है, चेरी, वॉलनट, कॉटन, डीप वाटर राइस प्लांट, पोटैटो में, पीनट में, कहीं कहां यूज हो रहा है। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर। ठीक है,
रैपिडली इलोंगेट करता है बेटा, रैपिडली इलोंगेट। इसे स्लोली कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, फटाफट से इलोंगेट कर देता है। अब एक मजेदार बात सुनिएगा, पहले हम बात करते हैं इसके बायो एसे टेस्ट की, अभी बताती हूं। अब एक बात समझो बेटा, ये गैस है। मैं आपसे बार बार बोल रही हूं कि चेरी के ऊपर आप इथिलीन का स्प्रे कर दो तो चेरी एकदम नीचे गिर जाएंगे, एब्सिशन हो जाएगा। मैं आपसे ये बात बार बार बोल रही हूं कि मैंगो पे स्प्रे कर दो फ्लावरिंग हो जाएगी, पाइनएप्पल पे स्प्रे कर दो तो फटाफट फ्लावर से फ्रूट्स बन जाएंगे, कुकुम्बर में स्प्रे कर दो तो फीमेल फ्लावर्स का नंबर बढ़ जाएगा, तो फ्रूट्स बढ़ जाएंगे, तो यील्ड बढ़ जाएगी। पर कैसे स्प्रे करें, तो गैस है। एक्चुअली बेटा ये मार्केट में एक सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है जिसे इथेफॉन कहते हैं। उस सॉल्यूशन को हम स्प्रे करते हैं पेड़ पे, वो सॉल्यूशन प्लांट एब्जॉर्ब करता है और फिर धीरे धीरे उसमें से पेड़ के अंदर ये गैस रिलीज होती है, इथिलीन, और वो अपना काम करती है। तो जो मैंने कहा है, आइए अब हम उसको यहां पर लिखते हैं। तो ये सब हो गया, ये पूरा याद हो गया आपको। नाउ सपोज करो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ मैंने बनाया, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं। सबसे पहले मार्केट में इथीफॉन, इथीफॉन के नाम से ये आता है, इसे पानी में मिक्स किया, वाटर, तो ये सॉल्यूशन बन गया इथीफॉन। इथीफॉन सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन बेटा मार्केट में अवेलेबल है, इथीफॉन और वाटर, ये बन गया इथीफॉन सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन को हम डालेंगे मिट्टी में और ये पेड़ एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये पेड़ के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन प्लांट। पेड़ ने इसे एब्जॉर्ब किया और पेड़ के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होगा। आओ इसे ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ये सपोज ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये इथेफॉन सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हुआ है बेटा। अब उसमें से धीरे धीरे वो गैस रिलीज होगी। तो ये जो इथेफॉन है, अब इसमें से स्लोली रिलीज इथिलीन गैस, इथिलीन, स्लोली रिलीज इथिलीन, और फिर ये इथिलीन जो है ये राइपनिंग करेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट या जो भी इसके काम है, एब्सिजन करना है, जो भी इसका वर्क है, जो भी इसका वर्क है, स्लोली स्लोली रिलीज। तो इथेफॉन सॉल्यूशन के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। एक बार बना लो, फिर हम इसकी एनसीईआरटी रीड करते हैं और फिर हम इसका बायो एसे टेस्ट देखेंगे। बायो एसे टेस्ट, चल आओ एनसीईआरटी रीड करते हैं। लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। निकालिए इथिलीन, ये लाइंस देखो। इथिलीन का सोर्स क्या है, इथेफॉन। इथेफॉन को एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, ये एब्जॉर्ब होगा, फिर पेड़ के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा और धीरे धीरे इथिलीन गैस उसमें से रिलीज हो। ठीक है, अब आइए आज का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे और वो है इसका बायो एसे। तो बायो एसे हमने ऑक्सिन का पढ़ा था, कर्वेचर, एविना कर्वेचर टेस्ट, जिब्रेलिन का पढ़ा था, बार्ले एंडोस्पर्म या डॉर्फ मेज या पी टेस्ट, और हम इसका पढ़ते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर दिया है। ऑक्सिन का एविना कर्वेचर पर क्वेश्चन आया है, भले ही एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए, तो बायो एसे फॉर इथिलीन, फॉर इथिलीन स्टूडेंट जिसे बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स, ट्रिपल रिस्पॉन्स बहुत इजी है, ट्रिपल रिस्पॉन्स। एक बार लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं। ट्रिपल रिस्पॉन्स,
देखो, सबसे पहला रिस्पॉन्स ये आता है, जैसे सपोज करो ये सीड डाली अपन ने, ये एम्ब्रियो है, इससे ऐसे रूट शूट निकलनी है, तो बेटा इसमें ऐसी लंबी नहीं होता, इसमें क्या होता है, इथिलीन के कारण ये जो शूट है ना, ये ऐसे ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली, ऐसे ट्रांसवर्सली, हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे ग्रो करती है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है सीडलिंग की, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। फोटो याद रखो दिमाग में, सब याद आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये फूल गई है, स्वेलिंग हो गई है एक्सिस की। ये होता है, ये टेस्ट है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, जितनी ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, उतना ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है इथिलीन। और बेटा डाइकॉट के अंदर क्या होता है, यहां पर एक ऐसा हुक बन जाता है, हुक। ये इसलिए है ताकि सीडलिंग को वियर एंड टियर से बचाया जा सके। इसे बोलते हैं अपाइकल हुक, क्योंकि ये अपेक्स पर बना है। तो अपाइकल हुक फॉर्मेशन, अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, इन डाइकॉट सीडलिंग, स्पेशली डाइकॉट के अंदर प्रोटेक्ट फ्रॉम वियर एंड टियर। उसे टूट फूट से, तोड़ फोड़ से बचाने के लिए डाइकॉट की सीडलिंग में अपाइकल हुक बनता है। बेटा ये एज इट इज याद होने चाहिए, आप इसे ऐश से याद रख सकते हैं, ऐश। ऐश मतलब ASH, ऐश से याद रखो, हैश से याद रखो, जिससे मन है उससे याद रख सकते। ये इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स है, ये एज इट इज आना चाहिए, ऐश इट इज नहीं, एज इट इज आना चाहिए। देखिए यहां पर निकालिए अपनी NCERT सब लोग, ये देखो, ये देखो, ट्रिपल रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में ही दिया है। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी, स्वेलिंग हो जाएगी एक्सिस की, और अपाइकल हुक बनेगा डाइकॉट की सीडलिंग में। ये तीनों पॉइंट्स आने। तो इसके साथ ही मेरे प्यारे नादान परिंदों, हमने बहुत इजी वे में सारे पांचों हार्मोन्स पढ़े हैं। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, छोड़ना नहीं है। 2 4 5 दिन तक लगातार हम रिवाइज करेंगे। अगर विदाउट ट्रिक्स याद कर रहे हो तो वैसे ही रिवाइज करना, ट्रिक या स्टोरी से लर्न कर रहे हो तो बार बार उसी से रिवाइज करना। मैं तो सजेस्ट करूंगी आप पांचों की ट्रिक से अगर कर रहे हो, स्टोरी ट्रिक जो भी है वो 5 पेजेस में एक साथ लिख लो, वन आफ्टर दी अदर, वो बेस्ट है, ताकि आप एक साथ पांचों को रिवाइज करो तो कंफ्यूजन्स कभी नहीं आएंगे। चलिए आइए, लेट्स मास्टर NCERT नाउ, करिए ट्राई। डॉर्मेंसी हार्मोन किसे कहोगे? डॉर्मेंसी ओनली एब्सिसिक एसिड करवा रहा है, ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड का कोई रोल नहीं है। अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम, काउंटर कौन करेगा? साइटोकाइनिन। ऑपोजिट, लेटरल ग्रोथ करवाएगा बड्स की, तो लेटरल शूट, एडवेंटिशियस शूट, उन पर न्यू लीव्स और लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, सब इसका काम है। देखो कितना इजी है, कनेक्ट करके पढ़ो। रेस्पिरेटरी क्लाइमैट्रिक किससे रिलेटेड है? इथिलीन से रिलेटेड। टोमेटो, एप्पल, जहां पर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी और फ्रूट पकेगा, राइपनिंग होगी। विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिपल रिस्पॉन्स? 3 के लिए इथिलीन। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी, स्वेलिंग होगी एक्सिस की, और अपाइकल हुक बनेगा डाइकॉट सीडलिंग में। सरफेस एरिया ऑफ रूट बाय प्रमोटिंग रूट हेयर एंड रूट ग्रोथ इज कॉज्ड बाय। डियर का आर, डियर का आर, आर आर आर, ये इथिलीन में था। ध्यान रखो, ऑक्सिन रूटिंग हार्मोन है मेन, ऑक्सिन मोर देन साइटोकाइनिन होगा तो रूट्स बनती हैं, बट रूट हेयर, लेटरल रूट्स, वो इनका काम है। चूज द इनकरेक्ट, यानी फॉल्स। फॉल्स, ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, ग्रीक वर्ड है, बिल्कुल सही है। जिब्रेलिन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई, बिल्कुल सही है। साइटोकाइनिन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम हेरिंग फिश स्पर्म DNA, बिल्कुल सही है। बेटा नहीं, एब्सिसिक एसिड फ्लावरिंग नहीं कराएगा, फ्लावरिंग तो प्रमोटरी एक्टिविटी है। पाइनएप्पल की फ्लावरिंग ऑक्सिन करवा रहे हैं, पाइनएप्पल, मैंगो एंड कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स, वो इथिलीन फ्लावरिंग करवा रहा है। एब्सिसिक एसिड का कतई कोई रोल नहीं है। तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, इसके साथ ही हमारी आज की क्लास और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको नेक्स्ट, आपको क्या करना है? राइट ऑल functions of all 5
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एक साथ। जी हां, दोबारा से 1 2 3 4 5 करके एक साथ, एक के बाद एक लिखो। अगर आप ट्रिक्स यूज कर रहे हो तो ट्रिक्स के थ्रू लिख लो। जैसे वो गुड स्टूडेंट मालती दास अप्लाइड फॉर बीएससी इन जनरल लाइफ साइंसेज और उसी के आगे फंक्शंस, वो जो पूरी मैंने दी थी। डियरेस्ट फ्रेंड्स एक साथ लिख लो। उसकी डिटेल पूरी पूरी जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने दिए हुए हैं ऑलरेडी आपको। ऑक्सिन में वो मोना के बाल वाली कहानी, वो 7-8 पॉइंट्स लिख लो। अब प्लीज सी अ बीडीएस स्टूडेंट क्लोज द रिजर्वॉयर, एब्सिसिक एसिड की ट्रिक लिख लो। साइटोकाइनिन के साथ में फंक्शन लिख लो अगर विदाउट ट्रिक लिखा है, वरना PCM मिश्रा दिल्ली से उड़ीसा आए ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे एक साथ लिख लो। एक साथ लिखो एंड रिवाइज कंटिन्यूअसली एवरी डे फॉर 1 वीक। अगले एक हफ्ते तक रोज अपने को ये पांचों को पढ़ना है। आप देखना धीरे धीरे टाइम कम लगेगा। ऐसे बंद करो फिर पढ़ो, नहीं याद हुआ तो याद करो, ये करना है। एक हफ्ते की बातें बेटा दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने समरी लेक्चर, PYQ लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है जो आपको संडे को करना है, और पॉडकास्ट भी दे दिया है जो मंडे और ट्यूसडे को आधा आधा करना है। इतना करना ही करना है। इस चैप्टर को वीक मत होने देना। पिछले कुछ सालों से इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं स्टूडेंट्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीट 2024 के क्वेश्चंस भी हम क्लास में कर लेंगे, मैं आपको लाइव करवा दूंगी। बाकी PYQ लेक्चर में 2023 तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आज चैप्टर एंड हो रहा है। अपने सारे डाउट्स मुझे ऐप पर भेज देना, मैं आंसर कर दूंगी। और प्लीज मुझे जरूर बताना ये चैप्टर पढ़कर मेरे साथ कैसा लगा, मजे आए या नहीं आए। ऑल माई लव, ऑल माई ब्लेसिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबडी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।